हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार के बारे में कुछ बोलने आई हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप हमारे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाय मी ए कॉफ़ी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो चलिए, आज मशहूर शायर, कथाकार, उपन्यासकार, नॉवलिस्ट निदा फ़ाज़ली जी का जन्मदिन है। निदा फ़ाज़ली क्या हैं, क्या नहीं हैं, इसके बारे में मैं यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी। ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं बताऊँगी। ढेर सारी सामग्रियाँ हैं और आप उन्हें खोज सकते हैं। मैं निदा साहब से अपने जो हमारे एक रिलेशन थे, उस रिलेशन में कहाँ क्या चीज़ें निकल के आती हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगी। मुंबई आई तो जिन लोगों के बारे में मैंने सुना था उसमें निदा फ़ाज़ली साहब का नाम था। बड़ी उनसे मिलने की ख्वाहिश थी और तब हम अपने ऑफिस में कवि सम्मेलन किया करते थे और उसमें हमने निदा साहब को बुलाया था। निदा साहब की रचनाएं, ज़ाहिर है उनके अपने बोलने का अंदाज़ होता था, उनके अपने बोलने का तरीका होता था और उनकी लेखनी जो थी वो तो थी ही और है ही। और हमने जब पहली बार उनको सुना, उसके बाद धीरे धीरे हमारी उनसे एक दोस्ती हुई। तब वे खार में रहते थे। एक बार मैं उनके घर खार में गई भी थी। मालती जी भी उनकी जीवन संगनी, उनकी सहचरी वहाँ पे थीं और बड़े यारबाश आदमी थे वो लोगों को पूरे घर में जो भी उनसे मिलने आए, आ जाओ, बैठो, खाओ पियो, किस्से कहानियाँ सुनो, गीत गज़ल सुनो, सुनाओ और जाओ। मेरी अपनी परेशानियाँ थी। दिन भर नौकरी करने के बाद हम औरतों के हिस्से कहाँ होता है कि हम जा कर के अड्डेबाजी करें, गपास्टिंग करें। हमें तो अपने घर लौटना होता था, लेकिन कभी कभी बीच बीच में हम ये मौके चुरा लेते थे, निकाल लेते थे। और उसी में एक बार हम उनके पास गए थे खार में। बाद में जब वो यहाँ अंधेरी शिफ्ट हुए तो हमने वहाँ पर भी जा कर के एक दो बार हम लोग गए थे और मिले थे। जब हमने उनसे पता पूछा तो वो हंसने लगे, कहते हैं मधु बार के सामने हमारा घर है। हमने कहा कि बड़ी अच्छी जगह पे आपने घर लिया है। तो कहते हैं कि हाँ, अगर घर में नहीं होगा तो नीचे उतर जाता हूँ, सामने चला जाता हूँ। तो ये इतने मजाकिया किस्म से वो बातें करते थे। और उस समय लैंडलाइन हुआ करता था हमारे घर पे, लेकिन घर पे हमें समय कम मिलता था। दफ्तर में ख़ास करके लंच के समय हम उन्हें लैंडलाइन से फ़ोन करते थे और लंच करते हुए मैं बातें करती थी। लंच तो हो जाता था लेकिन लगता था कि उनके साथ बातें ख़त्म ना हो। और वो बड़े प्यार से आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट वो बात करते थे। और वो बात कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती थी। लिटरेचर पर, लिटरेचर भी गुजराती लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। अगर कवियों पे बात हो रही है तो सूर, तुलसी, घनानंद, बिहारी सबसे लेकर के आज तक के कवियों पर। अगर रचनाकारों पर बात हो रही है तो तमाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो या मोहन राकेश हो या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, उन सब पर, उससे होते होते वो आज तक के रचनाकारों पर। अगर शायरों पर बात हो रही है तो आज के तमाम, उस समय के शायर से लेकर के आज के शायरों पर। उर्दू पे बात हो रही है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तमाम सलाहियत पर बात होती थी। इतनी बातें होती थी, इतनी बातें होती थी कि कह नहीं सकती। मेरा जब पहला कहानी संग्रह आया, बंद कमरे का कोरस, वाणी प्रकाशन ने कहा था कि हम इसे छापेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे लग रहा था, अनुभव भी कुछ नहीं था, पहला कहानी संग्रह छप रहा था। तो मुझे लगा कि भूमिका तो लिखवानी चाहिए, किसी के साथ लिखवानी चाहिए, किसी अच्छे, किसी ऐसे कद्दावर इंसान से और लेखक से लिखवानी चाहिए। तो मैंने निदा साहब से कहा कि निदा साहब, आप हमारी कहानी संग्रह की भूमिका लिख देंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आपके लिए नहीं लिखूंगा तो किसके लिए लिखूंगा। और बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी समीक्षा कह रहे हैं कि भूमिका, उस कहानी संग्रह बंद कमरे का कोरस के लिए उन्होंने लिखी थी। और इस तरीके से हमारी मुलाकातों का सिलसिला और बातों का सिलसिला चलता रहा। जब जब मैंने अपने यहाँ, अपने दफ्तर में कवि सम्मेलन किया, मैंने निदा साहब को बुलाया। और निदा साहब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें
एक कवि के रूप में कितना मान धन मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, वो तो सिर्फ ये कहते थे कि मैं आपके लिए जा रहा हूँ, मैं इंडियन ऑयल के लिए नहीं जा रहा हूँ। और हमारे आपके बीच वो लेन देन की बात कहाँ आएगी? आप जो दे देंगे हम ले लेंगे। कभी भी इस बात पर हमने उनसे कभी चर्चा ही नहीं की। वो सिर्फ ये कहते थे कि आप बुलाएंगे, अगर मैं उस दिन फ्री हूँ तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। कई बार तो, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मुझे 3 बजे मुझे आयोजन करना था, कुछ आयोजन करना था, कवि सम्मेलन, उतना फॉर्मल कवि सम्मेलन नहीं था, कुछ और आयोजन करना था। और मैंने 11:30 बजे उनसे कहा, क्योंकि मेरा तब ऑफिस वर्ली में था और निदा साहब यहाँ अंधेरी में रहते थे। जो इसके लोग हैं जो बॉम्बे के जोग्राफिया से वाकिफ़ हैं, उन्हें पता होगा कि अंधेरी वेस्ट, यारी रोड और वर्ली में कितनी दूरी है। मैंने 11-11:30 बजे के करीब उनको फ़ोन किया और कहा कि निदा साहब, मैं इस मुश्किल में फंस गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप आ जाएँ हमारे लोगों को एड्रेस करने के लिए। उन्होंने कहा कि क्या टाइम हो रहा है? मैंने कहा 11:30 हो रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप गाड़ी भेज दीजिए, कितने बजे आना है? मैंने कहा 3 बजे तक। आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं आ जाता हूँ। मैंने फटाफट ऑफिस से गाड़ी उनको भिजवाई और 2:30 बजे वो हमारे पास, 2:30 पौने 3 बजे हमारे दफ्तर में वर्ली में आ गए। बाद में मुझे पता चला, बहुत बाद में, जब उनके नहीं रहने के भी 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की, वंदना शर्मा जी हैं, यहाँ SNDT में पढ़ाती हैं, और उन्होंने कहा कि मैं निदा साहब के माध्यम से मैं आपको बहुत जानती हूँ। हमने कहा अच्छा कैसे? तो उन्होंने कहा कि निदा साहब ने कहा कि मैं इस शहर में 2 महिलाओं के कहे को कभी नहीं टाल पाता हूँ। एक वो आप हैं, मतलब वंदना शर्मा जी हैं, और दूसरी विभा रानी हैं। ये दोनों इतनी ज़हीन महिलाएं हैं कि वो जब भी हमें बुलाती हैं, मैं बगैर कुछ सोचे, अगर मेरे पास समय होता है, वक्त होता है, तो मैं चला जाता हूँ। निदा साहब का इतना बड़ा सम्मान निदा साहब ने मुझे दिया। मैं आज भी इस बात को सुन करके और सोच करके मैं भर आती हूँ। इसके अलावे भी निदा साहब बड़े मजाकिया किस्म के थे। उनकी चुहल और उनके हंसी मजाक, और उसके साथ साथ बड़े ठहरे हुए व्यक्ति थे। वे जब ड्रिंक करते थे, मैं उन्हें देखती थी कि दूसरे और लोग यूं ऐसे लेते थे जैसे वो पानी ले रहे हैं, और उनको मैं देखती थी कि वे ठहर करके, उन्होंने एक बना तो वो घंटों उस पर वो गुजार देते थे, और नतीजा ये होता था कि वो कभी बहकते नहीं थे। वो बिल्कुल चाक चौबस रहते थे, बिल्कुल दुरुस्त रहते थे। तमाम वाक़या, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम बहसें हो रही हैं, उसमें वो शामिल होते थे, अपनी बातें रखते थे, और लेकिन बहकते नहीं थे। मालती जी से हमारा परिचय है, उनकी पत्नी, और बहुत हमारे अच्छे संबंध हैं आज भी। हमारा उनका मिलना जुलना बॉम्बे के लिहाज से थोड़ा कम होता है, लेकिन बातचीत होती रहती है। हमारे जब भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, अभी तोकोरूम थिएटर के कार्यक्रम, उसमें वो आती हैं, बीच बीच में भी वो आती रही हैं, आती रहती हैं। जब भी वो निदा साहब पर कोई कार्यक्रम करती हैं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करती हैं। उनके साथ हमारे बड़े मजाकिया रिश्ते हैं। वो गज़ल गायिका है और बहुत अच्छी गज़लें पढ़ती भी हैं। तो हम उन्हें कभी अपने कवि सम्मेलन और बाकी कार्यक्रमों में भी हम उन्हें बुलाते हैं, चूँकि वो गाती हैं। तो उनकी एक गज़ल है, और उस गज़ल पे हम उन्हें बहुत चढ़ाते हैं। वो सुनाती हैं, जैसा जिसके यार का चेहरा, वैसा ही संसार का चेहरा। और उसको गा करके तरन्नुम में बहुत अच्छे से गाती हैं। जैसा जिसके यार का चेहरा, वैसा ही संसार का चेहरा। नहीं, वो बहुत अच्छा गाती है, मैं उतना अच्छा नहीं गा पा रही हूँ। उसमें एक शेर था, बच्चे नींद से जाग रहे हैं, खोलो मत अखबार का चेहरा। और उसके बाद का एक शेर है जो अभी भी वो कहीं पढ़ती हैं, तो पढ़ने के पहले वो कहती है कि मैं जब इसको पढ़ती हूँ तो मैं बहुत पहले आपको याद करती हूँ, फिर बहुत हंसती हूँ, और फिर किसी तरीके से इसको पढ़ पाती हूँ। क्योंकि हुआ क्या था कि उसमें ये है, नीले पीले लाल गुलाबी, नीले पीले लाल गुलाबी, नीले पीले लाल गुलाबी, हर गुल में गुलजार का
चेहरा, हर गुल में गुलजार का चेहरा। और बस जब वो पहली बार सुना रही थी, हमने वहीं पे उनको पकड़ा और हमने कहा कि मालती जी, निदा साहब के होते हुए ये गुलजार का चेहरा कहाँ से आ गया। और वो दिन है और आज का दिन है, वो जब भी इसको पढ़ती हैं तो बहुत हंसती हैं और हम भी बड़े बड़े मज़े लेते हैं। निदा साहब ने फिल्मी गीत बहुत लिखे। वो तो कहते थे, कह रहे फिल्म वाले हमें साहित्यकार मानते हैं और साहित्यकार हमें फिल्म वाले मानते हैं। बहुत बौद्धिक थे, उनसे उनकी बौद्धिकता के आगे सब लोग डरते थे, साहित्य वाले भी और फिल्म वाले भी। फिल्म वालों को लगता था कि अरे बाप रे, इतने भारी भरकम इतना लिटरेचर जानने वाले से कैसे बात की जा सकती है, कैसे लिखवाया जा सकता है। लेकिन चूंकि वो लिटरेचर का उनके पास इतना गहरा नॉलेज था कि जिसके कारण वो इतने नायाब तरीके से फिल्मों के लिए लिख पाते थे और लिखा उन्होंने कि जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं आपसे उनकी किसी भी रचना के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, जब निदा साहब पहली बार हमारे यहाँ कवि सम्मेलन में पढ़ने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी कविताएं, अपने दोहे जो बहुत फेमस हैं, उसको पढ़ा था, तो उस समय हमारे मैनेजमेंट ने ये तय किया था कि उस साल जितने भी कवि आमंत्रित हुए थे उनकी रचनाओं को, पढ़ी हुई रचनाओं को लेकर के एक संग्रह बनाया जाए। और ये तब वो संग्रह छपा था, बना था स्पंदन के नाम से। और इसमें निदा साहब की भी रचना इसमें है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, निदा फाजली। और फिर उनकी कुछ रचनाओं को हमने, जो उन्होंने पढ़ी थी, वो हमने इसमें शामिल किया था। इनके साथ एक और इनका एक बहुत मशहूर शेर है, ये इसमें भी है। बच्चा बोला देखकर, मैं आपको वो घटना बताती हूँ। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को कितना बड़ा मकान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। और हुआ ये कि उसके बाद मैं एक बार भोपाल गई थी, हमारे साथ हमारे कुलीग भी थे, और वहाँ से, भोपाल से हमें इंदौर जाना था। और ये तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो हम भोपाल से वहाँ की जामा मस्जिद, जो बड़ी मस्जिद है, वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ से इंदौर जाने के लिए टैक्सी मिलती थी। तो वहाँ हम पहुँचने के बाद हमने, मेरे कुलीग ने दिखाया, क्योंकि मैं पहली बार भोपाल गई थी, तो उन्होंने कहा कि विभा देखो, ये यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसे बड़ी मस्जिद कहते हैं। तो इसे देख करके मेरे मुंह से निकला कि शुक्ला जी, निदा साहब ने लिखा है शेर कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो जो टैक्सी ड्राइवर थे, पता नहीं ये इस्माइल चाचा थे या रहमान चाचा, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, बुज़ुर्ग से थे, बड़ी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि मोहतरमा, अपने उस शायर मोहतरम से ज़रा कह दीजिएगा कि अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान नहीं, अल्लाह तेरे एक को इतने सारे मकान। हमने कहा कि हाँ चचा, बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, और ये बात केवल अल्लाह के लिए ही नहीं है, ये बात तो ईश्वर परमेश्वर सबके लिए है कि पता नहीं कितने सारे मकान हैं। उतने सारे मकान अगर उसमें और छोटे छोटे मकान बना दिए जाएं तो बहुत से इंसानों को मकान मिल सकते हैं। तो हमने कहा कि मैं आपकी बात निदा साहब तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और फिर जब मैं वहाँ से लौटी तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि ये लीजिए निदा साहब, आपके शेर में तो तरमीम हो गई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? हमने कहा कि देखिए, ऐसे ऐसे हम भोपाल गए थे और भोपाल में ये ऐसे ऐसे हुआ। बड़े हंसे हुआ। हमने कहा कि हाँ, बात तो उसने सही कही है। हमने कहा हाँ, मैंने भी उनको यही कहा कि बात तो आपने सही कही है। तो इस तरीके से निदा साहब के साथ हमारी बातचीत, हमारी चर्चाएँ, हमारे हंसी मजाक होते रहते थे। निदा साहब के जाने के हमें जिस दिन वो गए, उस दिन हमारे पास कहीं से फ़ोन आया कि ज़रा पता करो
कि ये ख़बर सही है या नहीं, क्योंकि फिल्म वालों के साथ बड़ी अजीबोगरीब बात होती है। हर कोई एक न एक कहीं ना कहीं एक ऑबिचुरी लिख करके बैठा रहता है कि फ़लाना आदमी टपका नहीं कि उसकी ऑबिचुरी डाल दी। और आजकल तो सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि पता नहीं दिलीप कुमार साहब को कितनी बार लोगों ने मार दिया था। हर कुछ दिनों के बाद आ जाता था कि हाँ वो चल वैसे। तो इस खबर को ये है कि नहीं, सही खबर है कि नहीं, इसके लिए मुझे फ़ोन आया कि आप ज़रा मालती जी से तुम बात करो और पता करो कि ख़बर सही है या क्या है, ताकि उसके बाद हम फिर ख़बरें चलाएं। और फिर मैंने डरते डरते, मैं तो एकदम से दफ्तर में बैठी थी, एकदम घबरा गई और डरते डरते फिर मैंने मालती जी को फ़ोन किया। उस अवस्था में भी मालती जी ने फ़ोन उठाया, आवाज़ बहुत नर्वस, उनकी आवाज़ से ही, उनके हेलो बोलने से ही मैं समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। और मैंने पूछा कि निदा साहब, वो रोने लगी कि निदा साहब अब नहीं रहे। निदा साहब के तमाम चीज़ें, उनके साथ के बिताए गए सारे पल और उनसे मिले हुए इतनी सारे ज्ञान की बातें, जानकारियाँ, वे सब मेरे भीतर भरे रहे। आँखें बहती रहीं, नम होती रहीं। और आज भी निदा साहब मेरे दिल में बसे हुए हैं। मैं मालती जी को हमेशा कहती हूँ कि निदा साहब का कुछ हो और मैं शामिल ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और पहली बार जब उन्होंने उनके जाने के बाद एक प्रोग्राम किया था और मैं टूर पे थी, उन्होंने कहा कि इतने बजे से प्रोग्राम है, इतने बजे तक चलेगा, शाम का ही प्रोग्राम था। मैंने उनसे कहा कि मालती जी, अगर मेरी फ़्लाइट सही समय पे पहुंच गई तो मैं सीधा जाऊंगी कि घर जाऊंगी, सामान पटकूंगी और मैं वहाँ वेन्यू पे पहुंचूंगी। और वही मैंने किया। फ़्लाइट थोड़ी डिले थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से घर पहुंची, सामान पटका और सीधा मैं वहाँ पहुंची। मालती जी देख करके हंसने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था आप ज़रूर आएंगे, निदा साहब का प्रोग्राम हो, निदा साहब की बातें हों और आप ना पहुँचे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये विश्वास निदा साहब ने हमें दिया, ये विश्वास मालती जी ने हमें दिया है। और आज उनके जन्मदिन पर यह साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अपने आप को भरा हुआ इसलिए भी महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सारी जानकारी दी, मेरी किताब पर उन्होंने अपनी भूमिका लिखी और मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की। और भरा हुआ इसलिए भी महसूस कर रही हूँ कि आज अभी अगर हमारे साथ होते तो हम और अधिक समृद्ध हो रहे होते। निदा साहब की यादों के साथ आज हम यहाँ पर रुकते हैं और उनके एक शेर के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं, जो उन्होंने मुंबई के दंगे के बाद लिखा था। क्योंकि दंगाइयों ने उन्हें भी घेर लिया था, बड़ी मुश्किल से उनके दोस्त कमल शुक्ल उन्हें बचा पाए थे। और तब उन्होंने बहुत आशा भरी ये गज़ल लिखी थी। उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ। उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ। रात के बाद दिन, आज के बाद कल, जो हुआ सो हुआ। जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, ये ही इतिहास है। जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, ये ही इतिहास है, ये ही इतिहास है। रख के कांधे पर हल, खेत की ओर चल, जो हुआ सो हुआ। आपको रचनाएं मिल जाएंगी, मैं यहाँ ज़्यादा उनकी रचनाएं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि ये इस तरह के जो छोटे छोटे अनुभव हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कहीं और मिलती नहीं हैं, मैं उनसे आपका तवारुफ़ कराऊं, आपको रूबरू कराऊं। और बस मैं यहाँ पर रुकती हूँ। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और निदा साहब के बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। प्रणाम, शब्बा खैर, नमस्कार और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।